तो आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो हमें बताती है कि एक देश सिर्फ जमीन के टुकड़ों से नहीं बनता, बल्कि ये बनते हैं बड़े बड़े पावरफुल आइडियाज से। और हम एक ऐसे ही सपने की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने एक पूरे देश की, कह सकते हैं, तकदीर ही बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक देश, एक राष्ट्र बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? क्या बस एक जमीन का टुकड़ा और एक बड़ी सी सेना काफी है, या फिर इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के इटली में। सोचिए, ये वो टाइम था जब इटली जैसा हम आज जानते हैं वैसा था ही नहीं। वो एक देश नहीं बल्कि एक उलझी हुई पहेली जैसा था। और ये पहेली कैसी थी? ये पहेली थी कई छोटे छोटे राज्यों की। हर राज्य पर किसी अलग राजा का या किसी बाहरी साम्राज्य का कब्जा था। मतलब एकता तो दूर दूर तक नहीं थी, सिर्फ बिखराव था। और ठीक इसी बिखराव को खत्म करने के लिए एक आंदोलन ने जन्म लिया। एक ऐसा आंदोलन जिसका बस एक ही मकसद था, इस पुरानी टूटी फूटी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। और देखिए, हर बड़े कहानी की तरह इस कहानी में भी एक हीरो था, एक विजनरी, एक ऐसा इंसान जिसने उस टूटे फूटे बिखरे हुए नक्शे के बीच एक जुड़े हुए, एक मुत्तहद राष्ट्र का सपना देखा। और इनका नाम था ग्यूसेप मैज़ीनी। वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ सपना देखा नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए बाकायदा एक आंदोलन की नींव डाल दी। और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, ये सदियों से चली आ रही सत्ता को सीधी चुनौती देने वाला था। लेकिन जरा सोचिए, एक अकेला इंसान इतने बड़े सपने को असलियत में कैसे बदल सकता है? बहुत मुश्किल है, राइट? तो मैज़ीनी का जवाब क्या था? उनका जवाब था एक संगठन बनाकर, एक ऐसा ग्रुप तैयार करके जो इस बदलाव का इंजन बन जाए। और इसी सोच से जन्म हुआ यंग इटली का। देखिए, ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक गुप्त समिति, एक ऐसा आंदोलन जिसके सदस्यों के खून में जोश था और आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, क्रांति। अब इनका मिशन क्या था? सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन उस जमाने में ये लगभग नामुमकिन था। सिर्फ 2 स्टेप्स। स्टेप 1, इटली के जितने भी बिखरे हुए राज्य हैं उन सबको एक झंडे के नीचे लाना। और स्टेप 2, राजशाही मतलब राजा के शासन को खत्म करके एक रिपब्लिक बनाना, यानी एक ऐसी सरकार जो राजा की नहीं बल्कि आम जनता की हो। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इस आंदोलन की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सा आइडिया था जो उस वक्त इतना रैडिकल, इतना क्रांतिकारी माना जाता था? असल में ये टकराव था 2 अलग अलग दुनियाओं का। एक तरफ था पुराना तरीका, राजतंत्र, मतलब जहां हुकूमत विरासत में मिलती थी, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा बस। और दूसरी तरफ था यंग इटली का एकदम नया, एकदम साहसी आइडिया, गणतंत्र, यानी जनता का राज। तो ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये तो सोच की लड़ाई थी। तो सवाल यह है कि इस क्रांति की आग को फ्यूल कहां से मिल रहा था? इसके पीछे थे 2 बहुत ही पावरफुल आइडियाज। पहला था नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। ये सोच कि देखो, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, तो हम सब एक हैं, हम सब इतालवी हैं। और दूसरा था डेमोक्रेसी के आदर्श, यानी आजादी, बराबरी और भाईचारे का विचार। बस यही वो ईंधन था जो इस पूरे आंदोलन को चला रहा था। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। यंग इटली की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या ये सिर्फ इटली के इतिहास का एक चैप्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबक इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि दुनिया का हर बड़ा आंदोलन एक आइडिया से शुरू होता है। हाँ, ये सच है कि यंग इटली अपने शुरुआती मिशन में कई बार फेल हुआ, लेकिन उनके आइडिया की जो चिंगारी थी ना, उसने ना सिर्फ आगे चलकर इटली को एक किया, बल्कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसने कई देशों के नक्शे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, ज्यादा ताकतवर क्या है, जमीन पर खींची गई एक सरहद या लोगों के दिलों में बसा एक विश्वास? नेशनलिज्म जैसे आइडिया की ताकत को अगर समझना है तो ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। हर चुनौती 3 रास्ते देती है। हार मान लो, रुको, या फिर और मजबूत बन जाओ।
अब सवाल ये नहीं है कि आपके सामने चुनौती क्या है, सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्योंकि सच ये है, जिंदगी किसी को भी आसान रास्ता नहीं देती। हर किसी के हिस्से में मुश्किलें आती हैं, कभी छोटी कभी बहुत बड़ी, लेकिन फर्क वहां पैदा होता है जहां इंसान अपना फैसला करता है। पहला रास्ता हार मान लेना। यह सबसे आसान है, कोई दर्द नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक फैसला मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आपको सिर्फ उसी जगह रोक देता है जहां आप अभी खड़े हो। ना आगे बढ़ते हो, ना कुछ सीखते हो, बस धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देते हो। दूसरा रास्ता हार रुक जाना। ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये दिखता तो सही है। आप कहते हो थोड़ा टाइम लेता हूं, बाद में करूंगा, लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। रुकना धीरे धीरे आदत बन जाता है और एक दिन आप देखते हो कि सपने वहीं के वहीं रह गए। लेकिन तीसरा रास्ता, यही वो रास्ता है जो जिंदगी बदल देता है, और मजबूत बन जाना। जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं फिर भी आप खड़े रहते हो, जब सब आसान रास्ता चुन रहे होते हैं और आप मुश्किल रास्ता चुनते हो, तभी आप बदलते हो। याद रखो, मजबूती कोई जन्म से नहीं होती, मजबूती बनती है हर चोट के बाद, हर हार के बाद, हर बार उठने के बाद। जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करती है तो आपके पास एक मौका होता है, या तो टूट जाओ या खुद को और मजबूत बना लो। हर चुनौती आपको टेस्ट नहीं कर रही, वो आपको तैयार कर रही है, तैयार उस इंसान के लिए जो आप बन सकते हो। तो अगली बार जब जिंदगी आपको मुश्किल दे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं हार मानने वाला हूँ? क्या मैं रुकने वाला हूँ, या मैं वो इंसान हूँ जो हर बार और मजबूत बनता है? फैसला आपका है, लेकिन याद रखना, आपकी जिंदगी उसी फैसले के हिसाब से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अंत में चुनौती नहीं, आपकी चॉइस आपकी कहानी लिखती है।